Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का ESDAR अर्थात एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में यूनिवेरिएट एनालिसिस के जो हमारे जो भिन्न भिन्न तरीके के टॉपिक्स हैं उनको मैंने आपको ख़त्म किया था, और आज से हम बाईवेरिएट टॉपिक की बात करने वाले हैं। अब जैसा देखिए, आपको नाम से लगता है ना बाईवेरिएट, या पहले कहता है यूनिवेरिएट, मतलब अगर आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है और उसके ऊपर डेटा अगर है तो उस डेटा के अंदर हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की जो इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर छुपी होती है, हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे उसकी सेंट्रल टेंडेंसी है, वेरिएबिलिटी के बारे में है, सिमेट्री के बारे में है, पीकेडनेस के बारे में है, इत्यादि। अब अगर आपके पास अगर दो वेरिएबल हो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से जब हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो हम कहते हैं उसको मल्टीवेरिएट। तो अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स का डेटा होता है तो उसको हम कहते हैं बाईवेरिएट डेटा, और अगर तीन वेरिएबल का डेटा होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्राईवेरिएट डेटा, और अगर इसके ऊपर का होता है तो इन जनरल हम उसको कहते हैं मल्टीवेरिएट डेटा। तो आज हम आपको यहाँ पे बाईवेरिएट डेटा की बात करते हैं। तो बाईवेरिएट डेटा में क्या होगा, हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे। तो अगर दोनों वेरिएबल हैं और अगर हम आपसे कहें कि आप उसकी एनालिसिस करिए, तो आप दोनों वेरिएबल की सेंट्रल टेंडेंसी, दोनों वेरिएबल के वेरिएबिलिटी, दोनों वेरिएबल्स का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी सिमेट्री, पीकेडनेस इत्यादि के बारे में आप अलग अलग निकाल सकते हैं। और उसको निकालने के लिए आपने अभी तक अपने जितने भी टूल्स का डेवलपमेंट किया है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो उन वेरिएबल्स में एक खास बात हो जाती है। पता है क्या? हो सकता है कि दोनों वेरिएबल्स या तो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि कोई भी स्टूडेंट है, उसके इम्तिहान में जो नंबर आते हैं और वह स्टूडेंट कितने घंटे स्टडी करता है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी और उस स्टूडेंट के इम्तिहान में कितने नंबर आते हैं। तो अगर हम ये दो वेरिएबल लेते हैं तो इनके बारे में आप क्या कहोगे? ये हमारे वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है? अगर ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है तो अगले वेरिएबल की भी वैल्यू अपने आप से चेंज हो जाएगी। और अगर ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू को कुछ भी करते रहें, हमारे अगले वेरिएबल की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे हम कहें कोई भी इम्तिहान में स्टूडेंट के मार्क्स, ये हमारा पहला वेरिएबल हो गया। अब हम दूसरे वेरिएबल के लिए आपको यहाँ पे दो चॉइस देते हैं। दूसरा वेरिएबल हमारा है नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी, अर्थात उस स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़ाई करी है। आपको क्या लगता है, ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं कि डिपेंडेंट हैं? और दूसरा मैं वेरिएबल लेता हूँ कि उस साल हमारे देश में गेहूँ की कितनी पैदावार हुई, या हम ये कहें कि जिस जगह पर हमारा स्टूडेंट रहता है, जिस स्टेट में, उस स्टेट में गेहूं की कितनी पैदावार हुई। ये हमारा दूसरा वेरिएबल। अब बताइए, मैंने आपको दो वेरिएबल की चॉइस दी है। एक है कि उस स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़ाई करी, और दूसरा है वो स्टूडेंट जिस स्टेट में रहता है, जिस राज्य में रहता है, वहाँ पर गेहूँ की कितनी पैदावार हुई है। इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो उस स्टूडेंट के मार्क्स को अफेक्ट करने वाली है? ऑब्वियसली आप अगर कहोगे कि अगर हम एक कॉमन सेंस से सोचते हैं तो किसी भी स्टूडेंट के नंबर, वह कितने घंटे पढ़ाई करता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वह जिस राज्य में रहता है वहाँ पर खेती कितनी हुई है, कितनी गेहूं की पैदावार हुई है,
इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या हुआ कि जो हमारा वेरिएबल था नंबर ऑफ़ आवर्स ऑफ स्टडी, वो हमारे स्टूडेंट के जो मार्क्स आए, नंबर आए हैं इम्तहान में, उस पर डिपेंड करता है। तो दोनों वेरिएबल हमारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए। और जब हमने लिया उस राज्य में गेहूं की पैदावार, इससे उस स्टूडेंट के नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दोनों वेरिएबल्स हमारे इंडिपेंडेंट हो गए। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर हम लोग कहते हैं कि कोई स्टूडेंट अगर ज़्यादा घंटे पढ़ाई करता है तो उसके ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं, तो क्या हो गया, स्टूडेंट के मार्क्स और नंबर ऑफ़ आवर्स ऑफ स्टडी दोनों आपस में डिपेंडेंट हो गए। अब मुझे ये बताइए, मैंने सपोज़ 100 स्टूडेंट का ऐसा डेटा लिया कि किस स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़ाई करी है, मान लीजिए एक हफ्ते में, और उस स्टूडेंट के इम्तहान में कितने नंबर आए हैं। तो हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, एक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स और दूसरा क्या हो गया, उनके इम्तहान में कितने नंबर आए हैं। तो ये हमारा डेटा कैसा होगा, स्टूडेंट नंबर 1, उसके नंबर और उसने कितने घंटे पढ़ाई करी। स्टूडेंट नंबर 2, उसने कितने घंटे पढ़ाई करी और उसके कितने नंबर आए। स्टूडेंट नंबर 3, उसने कितने घंटे पढ़ाई करी और उसके कितने नंबर आए। इत्यादि करके आपके पास 100 ऑब्जर्वेशंस होंगे। लेकिन ये जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो इनको हम कहते हैं ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं ये हमारे पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं। पेयर्ड मतलब ये है कि x और y अगर हम दो वेरिएबल लेते हैं, दोनों की वैल्यू एक साथ आती है। ओके, तो अब हमारा जहाँ पे सवाल आपसे ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा सेट आता है जहाँ पर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप उसकी एनालिसिस कैसे करोगे। तो सबसे पहला तो सवाल यही आता है कि हमको उस डेटा की जो सेंट्रल टेंडेंसी है, वेरिएबिलिटी है, सिमेट्री है, पिकेडनेस है, वो सब निकालना पड़ेगा। तो हम अपने दोनों डेटा सेट की, जहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट के नंबर हैं और उन स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़ाई करी है, दोनों का हम मीन वैल्यू, वेरिएशन, स्क्यूनेस, कर्टेसी सब कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इतना सब कुछ निकालने से आपको क्या सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? एक इन्फॉर्मेशन तो अभी छूट रही है, वह क्या है कि उन दोनों का आपस में क्या संबंध है और उनकी आपस में एक दूसरे पर जो डिपेंडेंस है वो किस तरीके की है। और इसी सवाल को अगर हम और थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स में का कोई डेटा मेरे पास आ जाता है, तो सबसे पहला काम तो यही हुआ कि मुझे पता करना है कि ये दोनों वेरिएबल आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है भी कि नहीं है। और अगर वो इंडिपेंडेंट अगर हैं तो उनके बीच में कोई संबंध नहीं होगा, और अगर वो डिपेंडेंट हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम अपनी यूनिवेरिएट एनालिसिस भी करेंगे और दोनों डेटा का एक साथ कैसे संबंध हो रहा है, उनमें किस तरह का वेरिएशन हो रहा है, उनमें किस तरह का संबंध है, किस तरीके से जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पर अंतर आता है, और इसका उल्टा भी हो सकता है। ये सब बातों के बारे में अब हमको अपने डेटा के अंदर से छुपी हुई इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना है, राइट। तो अब हम यहाँ से अपने बाईवेरिएट जो डेटा है हम उसकी बात करेंगे, और दो वेरिएबल्स में जहाँ पर उनका आपस में ऐसा डेटा है जहाँ पर हम ये मानेंगे कि उनके बीच में कोई संबंध है, और वह संबंध हमको क्वांटिफाई करके डेटा से बाहर निकालना है। डेटा तो हमारा खाली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, लेकिन उसमें से यह छिपी हुई इन्फॉर्मेशन को हम कैसे बाहर निकालें। अब बाहर निकालने के लिए जैसा आपने देखा था कि आपके पास दो तरीके हैं, एक है ग्राफिकल मेथड है और एक आपका एनालिटिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न तरीके के अपने ग्राफ्स बनाते हैं, कर्व्स बनाते हैं, और उनसे हम जिस तरह की इंफॉर्मेशन हम निकालना चाहते हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे एनालिटिकल टूल्स क्या होते हैं, एनालिटिकल टूल से हम जो भी हम इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं उसको हम किसी क्वांटिफाइड तरीके से बाहर निकालना चाहते हैं। अर्थात कि जो भी मेरा डेटा है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है,
उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे क्वांटिफाई करें और कैसे बाहर निकालें। और साथ ही ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए हमको अपना टूल ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो जो हमारा टूल है जो उन वेरिएबल्स के बीच में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, अर्थात उनका संबंध आपस में कितना अच्छा है, कितना गहरा है, उसकी वैल्यू भी बता सके और साथ में उसकी डायरेक्शन भी बता सके। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो अगला वेरिएबल भी बढ़ेगा, या अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो अगला वेरिएबल कम होगा। तो अब हमारे सामने जब भी जैसे ही हमने बाईवेरिएट डेटा की बात करी, बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़े हो गए। और जब हम बाईवेरिएट डेटा की बात करते हैं तो हमारे पास ग्रुप डेटा भी होता है, अनग्रुप डेटा भी होता है, क्वालिटेटिव डेटा भी होता है, क्वांटिटेटिव डेटा भी होता है। और जिस तरीके से आपने यूनिवेरिएट एनालिसिस में अलग अलग तरीके के जो हमारे डेटा होते हैं उनको हम कैसे हैंडल करते हैं उनके बारे में सीखा है, तो उसी तरीके से जो हमारे बाईवेरिएट डेटा है जहाँ पर हमारे दो वेरिएबल्स आपस में डिपेंडेंट हैं, उसमें अगर हमारा भिन्न भिन्न तरीके का डेटा आता है तो उसको हम कैसे हैंडल करें, कैसे हम उनके बीच में जो एक एसोसिएशन है हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करें और उस एसोसिएशन को हम क्वांटिफाई करें, और क्वांटिफाई करने के बाद में जो उसकी एक वैल्यू आ रही है उससे हम सही कंक्लूजन कैसे निकालें। ऐसे मेरे पास बहुत सारे सवाल अब हमारे सामने खड़े हो गए हैं, राइट। तो अब हम इन्हीं सवालों को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको मैं एक उदाहरण और भी दे सकता हूँ। जैसा आपने देखा है कि जब हमारी एग्रीकल्चर होती है, खेती होती है, तो खेती में क्या है कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र, अपनी जो खाद की मात्रा है, अगर हम खेत में बहाते जाते हैं तो हमारी फसल बढ़ती जाती है, जो हमारी उपज होती है, पैदावार होती है, बढ़ती जाती है। हाँ, एक लिमिट तक ही काम करती है। उसके बाद अगर आप किसी खेत में ज़्यादा खाद डाल दोगे, फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल दोगे तो एक लिमिट तक तो बढ़ेगी, उसके बाद में पूरी फसल ख़राब हो जाएगी। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, राइट। एक लिमिट तक आप अगर अपने खेत में फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो आपकी यील्ड बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे खेत की पैदावार है और जो भी हमारी क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र है, ये हमारे दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ये इंडिपेंडेंट हैं कि डिपेंडेंट हैं? ये दोनों तो आपस में डिपेंडेंट है, राइट। ऐसे ही आप देखोगे कि जैसे जैसे हमारा जो टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, वातावरण का टेम्परेचर होता है, बढ़ता जाता है, हमारी जो पानी की खपत और बढ़ती जाती है। तो ये हमारे किस तरह का डेटा हो गया? ये डिपेंडेंट डेटा हो गया। अब हाँ, यहाँ पर आप अगर अपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को अगर आप बढ़ाने की कोशिश करते हो, जैसे अगर हम आपका खेती वाला एग्जांपल लेते हैं, तो किसी भी खेत में किसी भी फसल की जो पैदावार है काहे पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र पे, क्वांटिटी ऑफ सीड्स पर, अर्थात आपने कितनी खाद डाली है, कितना बीज डाला है, कितनी वहाँ पे सिंचाई करी है, कितना वहाँ का टेम्परेचर था, इत्यादि इत्यादि, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक मल्टीवेरिएट सेटअप हो गया, जहाँ पर सारे वेरिएबल्स एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र और इरिगेशन, आपने अगर किसी खेत में अगर खाद ज़्यादा डाल दी और अगर सिंचाई ज़्यादा कर दी तो हो सकता है कि पूरी खाद आपकी बेकार हो जाए, आपकी पूरी फसल खराब हो जाए। तो इस तरह के इन वेरिएबल्स के बीच में आपस में संबंध होते हैं, राइट। तो हम आज से इस तरह के टॉपिक की बात करेंगे कि अब हमारे पास ऐसा डेटा है जिसमें हम आरंभ में तो बात करेंगे यहाँ पे दो वेरिएबल्स की ही, लेकिन आपको जब भी हमको उपयुक्त लगेगा तो हम उसी चीज़ को आगे हम अपने मल्टीवेरिएट सेटअप में कैसे करेंगे, इसके बारे में भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं आपको हिंट देने की ज़रूर कोशिश करूँगा, राइट। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम अपनी जो भी हमारी ये प्लॉट्स होते हैं हम उनकी बात करते हैं, राइट। और यूजुअली हमारा जो ऑब्जेक्टिव अब ये है कि हम अपने
डेटा में से सबसे पहले बाईवेरिएट डेटा को हम ग्राफिकली कैसे एनालाइज करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। राइट, तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। और आरंभ करने के पहले सबसे पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि आपको अगर इस कोर्स की स्लाइड्स लेनी है तो कहाँ से लेंगे। मैंने इस कोर्स की सारी स्लाइड्स है, जो मेरे लेक्चर की स्लाइड्स हैं, इनको मैंने अपने होम पेज पर अपलोड कर दिया है और ये सारी स्लाइड्स PDF फॉर्मेट में वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप हमारे होम पेज पे चले जाइए और वहाँ पे एक लिंक होगा स्वयं प्रभा, आप उस लिंक के अंदर जाएंगे और जब आप अपने कोर्स पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी। राइट, तो अब हमारे होम पेज का एड्रेस क्या है। हमारे होम पेज का एड्रेस है home.iitk.ac.in/SHALAB और /SP। SP का मतलब क्या है, स्वयं प्रभा। और अगर आपको इस एड्रेस पे पहुंचने में कोई अगर दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। राइट, और जब आप स्कैन करेंगे तो यह आपको इसी एड्रेस पर ले आएगा। और अगर आपको इसमें भी कोई अगर दिक्कत आ रही है तो आप किसी भी इंटरनेट के सर्च इंजन में चले जाइए और वहाँ पे जाकर के आप अगर हमारा नाम और हमारे संस्थान का नाम अगर टाइप कर देंगे, शलभ और IIT कानपुर, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा होम पेज मिल जाएगा और यही वाला एड्रेस आपको दिखाई दे जाएगा। और वहाँ से क्लिक करके आप हमारे होम पेज पर आ जाइए, वहाँ पे स्वयं प्रभा के लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आप इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो चलिए अब हम अपने लेक्चर को आरंभ करते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पर हम एसोसिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स की बात करते हैं कि हमारे पास कोई दो वेरिएबल ऐसे हैं जो आपस में संबंध रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि कोई भी स्टूडेंट है, उसके जो इम्तहान में नंबर आते हैं, यह इस पर डिपेंडेंट है कि उस स्टूडेंट ने इम्तहान के पहले कितने घंटे पढ़ाई करी है। राइट, उसी तरीके से हम लोगों ने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि जब हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, वातावरण का जो तापमान है, जब बढ़ने लगता है, जैसे कि और तब हमारा क्या होता है, तब हम अपने घरों में एयर कंडीशनर, कूलर, पंखे इत्यादि इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो जो बिजली या जो पावर का जो कंजम्पशन है, उसका खर्चा है, वह बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता है, हमारा जो बिजली का खर्चा भी बढ़ जाता है। और आपने ये भी देखा है कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उनका हाइट, वेट इत्यादि भी बढ़ता रहता है। और ये एक उम्र तक ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक उम्र तक जैसे जैसे बच्चों की हाइट बढ़ती जाती है, उन बच्चों का वेट भी बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम पहले उदाहरण में लें तो नंबर ऑफ़ आवर्स ऑफ स्टडी और जो हमारे स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ये आपस में इंटर डिपेंडेंट हैं, ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। उसी तरह से जो हमारा जो भी वातावरण का टेम्परेचर है और जो हमारी बिजली की खपत है, ये भी आपस में इंटर डिपेंडेंट हैं। और उसी तरीके से हम देखें कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी हाइट और उनका वेट आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वेट बढ़ता जाएगा। राइट, तो ऐसे केसेस में आप अगर देखिए कि जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, वह आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अब पहला सवाल तो यही आता है कि जब आपके सामने कोई डेटा सेट आता है, तो उस डेटा सेट में आपको क्या दिखाई पड़ता है? सिर्फ खाली एक नंबर ही तो होते हैं। नंबर होते हैं जो उन वेरिएबल की वैल्यूज़ होती हैं खाली। अब अगर आप उस न्यूमेरिकल डेटा से पूछने की कोशिश करें कि क्या आप में के अंदर कोई ऐसा संबंध है, तो वह डेटा आपको कुछ भी नहीं बताने वाला है। अब जब नहीं बताएगा तो इसका मतलब ये है कि आपको खुद से कोशिश करनी है और उस डेटा के अंदर भिन्न भिन्न तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ में अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल पर डेटा है, तो उनके आपस में संबंधों के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालने की
कोशिश करनी है। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही बात है कि जब आपको याद होगा, जब मैंने आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ वेरिएशन, इनकी बात करी थी, तो भी मैंने आपको यही बताया था कि जब आपके सामने न्यूमेरिकल डेटा आता है तो वह डेटा अपने आप से कुछ नहीं आपको समझा पाता है, बता पाता है, बल्कि आपको ही कोशिश करनी होती है और आपको कुछ अपने ऐसे स्टैटिस्टिकल टूल डेवलप करने होते हैं जो उस डेटा के अंदर से छुपी हुई इंफॉर्मेशन को बाहर लेकर के आ सके। और आपको याद होगा कि जैसे मैंने एब्सोल्यूट मीन डेविएशन और वेरिएंस इत्यादि का जब मैंने डेवलपमेंट करने की कोशिश करी थी, तो बात मैंने आपको ये बताई थी कि आप किस तरीके से जो डेटा के अंदर छुपी हुई वेरिएबिलिटी को सोच सकते हैं और कैसे आप ये सोच सकते हैं कि उनके ऊपर हम एक मैथमेटिकल फंक्शन को तैयार करने की कोशिश करें। राइट, तो यही काम अब हमको अपने बाईवेरिएट डेटा में करना है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल पर डेटा आ गया है तो हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा कौन सा टूल लगाएं जहां पर हमको ये पता चल जाए कि दो डेटा के बीच में आपस में कोई संबंध है कि नहीं, और संबंध अगर है तो उनकी जो एक संबंधों की डिग्री है, एक डिग्री ऑफ जो है, उसको हम कैसे बाहर निकालें। डिग्री का मतलब क्या होता है कि अगर हम कहें कि अगर कोई भी स्टूडेंट के अगर नंबर इम्तहान में आते हैं, वो हम कहें कि एक हमारा वेरिएबल है कि उस स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़ाई करी, उस पर डिपेंड करता है, और साथ में अगर हम ये कहें कि हमारा एक और वेरिएबल है कि उस स्टूडेंट के घर और उसके स्कूल की दूरी कितनी है। राइट, इसमें से इन दो वेरिएबल्स में से उस स्टूडेंट के नंबर किस वेरिएबल पर ज़्यादा अच्छे से डिपेंड करेंगे। तो ऑब्वियसली जो हमारा नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी है कि कोई स्टूडेंट कितनी पढ़ाई करता है, उसके ऊपर जो उसके नंबर हैं स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। लेकिन अगर कोई कहता है कि हाँ, अगर घर की लोकेशन अगर स्कूल से पास होती है तो उस स्टूडेंट का पढ़ने का टाइम बढ़ जाता है क्योंकि उसको स्कूल से आने जाने में समय कम लगता है। यस, मैंने मान लिया, इसका फ़र्क पड़ता होगा क्योंकि आपकी अगर घर से स्कूल की दूरी बहुत ज़्यादा है तो आपका जो आने जाने का समय है वो भी बढ़ जाता है, जो आपकी थकान होती है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर स्कूल अगर घर के करीब होता है तो ये सब बच जाता है, और हो सकता है कि ये अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो वह आपके नंबरों को भी अफेक्ट कर दे। राइट, तो उसी तरह से लेकिन जब आप देखोगे कि जो दूसरा वेरिएबल है ये ठीक है, उसके नंबर ऑफ मार्क्स से पर ये को अफेक्ट करता है, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो पहले वेरिएबल से तो कम ही है ना। तो ये हमारा मतलब है जब हम यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो अब हमारे पास एक सवाल और आ गया कि हम अपना अगर कोई ग्राफिकल या एनालिटिकल टूल डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से हम ये कैसे निकालें कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो संबंध है उसकी डिग्री कैसी है और उसका मैग्नीट्यूड कैसा है। राइट, तो अब हम यहाँ पर ग्राफिकल प्रोसीजर और क्वांटिटेटिव प्रोसीजर की बात करेंगे। तो जब हम ग्राफिकल प्रोसीजर की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे 2 डायमेंशनल प्लॉट, 3 डायमेंशनल प्लॉट एक्सेट्रा होते हैं, इत्यादि होते हैं। राइट, हम उनको यहाँ पे कुछ जो हमारे अच्छे ग्राफ्स होते हैं, जो हमारे पॉपुलर चॉइस होती है, हम उनके बारे में बात करेंगे। ये देखिए वैसे ही है कैसे आपने आरंभ में हिस्टोग्राम, बार डायग्राम इत्यादि की बात करी थी। राइट, और उसके साथ में हमारे पास कुछ क्वांटिटेटिव प्रोसीजर्स भी होते हैं। क्वांटिटेटिव प्रोसीजर्स में क्या है कि जो दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध है उनके संबंधों को हम कैसे क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे। राइट, उसमें से हमारा एक होता है बहुत ही पॉपुलर है कॉरिलेशन कोफिशिएंट, और हमारे होते हैं कंटीजेंसी टेबल्स होती हैं, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स होती है, और उनके बीच में अगर हमको जो एक संबंध एग्जिस्ट कर रहा है उसको अगर मुझे किसी मैथमेटिकल फॉर्मेट में निकालना है तो उसके पास हमारे पास लीनियर रिग्रेशन होता है, नॉन लीनियर रिग्रेशन होता है। ये हमारे भिन्न भिन्न तरीके के टूल्स होते हैं जो हमारे इस इन वेरिएबल्स को जहाँ पर उनके आपस में संबंध होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं जो उस डेटा के द्वारा डेटा के अंदर छुपा हुआ है। राइट, तो अब हम चलिए बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ 2 वेरिएबल्स की, कि हम अपने उस एसोसिएशन को ग्राफिकली कैसे निकालने की कोशिश करें। राइट,
हम साथ में आपको हम यहाँ पे जो हमारे यूनिवेरिएट प्लॉट्स भी होते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे, जहाँ से हम स्कैटर डायग्राम तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, x और y, राइट, x और y। x ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हम कहें कि x आपका हाइट है और y आपका वेट है, राइट। x आपका नंबर ऑफ मार्क्स है और y आपका नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी है, राइट। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, इनके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि अगर हम उदाहरण के लिए ले लें, हम x को ले लेते हैं हाइट और y को हम ले लेते हैं वेट, राइट। अब हमने क्या किया, अगर हमको मान लीजिए अपने सपोज़ 25 स्टूडेंट्स हमारे हैं, उनकी मुझे हाइट और वेट निकालनी है, तो मैंने अपने स्टूडेंट नंबर 1 को कॉल किया, स्टूडेंट 1, और उस स्टूडेंट की मैंने हाइट नापी। ये क्या आएगी, कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगी, तो इसको मैंने कर दिया x1, अर्थात ये हमारी स्टूडेंट नंबर 1 की हाइट है। और उसी स्टूडेंट की मैंने वेट निकाला और उसकी वैल्यू जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है मैंने उसको कर दिया y1। तो हम ये कह सकते हैं उदाहरण के लिए, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसकी हाइट हमारी आई 150 सेंटीमीटर्स और वेट उसका आ गया 50 किलो। फिर हमने क्या किया, तो इस डेटा को हम कैसे दिखा देंगे, हम इसको दिखा देंगे से x1, y1। और उसी तरीके से मैंने एक और स्टूडेंट को कॉल किया, सपोज उसका नंबर था स्टूडेंट नंबर 2, और उसकी मैंने हाइट पूछी, उसने मुझे कुछ वैल्यू बता दी और उस वैल्यू को मैंने दे दिया एक नाम x2। हो सकता है कि ये हमारी 155 सेंटीमीटर्स हो। और उसी स्टूडेंट की मैंने वेट लिया और जो उसका वेट आया उसको मैंने y2 से दिखा दिया। हो सकता है वेट हमारा ये 53 किलोग्राम हो। और उसी तरीके से मैंने अपने से स्टूडेंट नंबर 25 को भी कॉल कर लिया अंत में 1, 2, 3 करते हुए, और यहाँ पर हमारे पास x25 और y25 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए, ये जो आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन आया था x2 और y2, इसको हम कैसे लिखते हैं, x2 y2। और उसी तरीके से जो आपका 25वां ऑब्जर्वेशन आया है, ये हमारा कितना हो गया, x25 y25, राइट। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं। पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस मतलब ये है कि अगर एक ही ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, x1, x2, x25, या हम बात करेंगे y1, y2, y25, तो अकेले उनकी उतनी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। वो अकेले आपको हाइट या वेट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, लेकिन हाइट और वेट का जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, जो उनकी आपस में संबंध है, उसके बारे में ये आपको कुछ भी नहीं बता पाएंगे, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि अब हमारे पास n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल हैं, जिनको मैंने x1, y1, x2, y2, xn, yn इस तरीके से इंडिकेट किया हुआ है। तो ये हमारा जो बाईवेरिएट डेटा में हम अपने डेटा सेट को कैसे हमको इंडिकेट करना है, हम उसको ऐसे दिखाते हैं, राइट। x1, y1 को ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर x2, y2 को ब्रैकेट में लिख देंगे, इत्यादि करके xn, yn कर देंगे। अब देखिए, जब अगर आपको कोई भी अगर डेटा आता है, चाहे वो यूनिवेरिएट डेटा हो, चाहे बाईवेरिएट डेटा हो, सबसे पहले आप उसको ग्राफिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्यों? जैसे आपने किया था जब आपके पास यूनिवेरिएट एनालिसिस में डेटा आया था, तो आपने उस डेटा का स्कैटर प्लॉट करने की कोशिश करी थी, और आपने उस स्कैटर प्लॉट से उस डेटा की जो वेरिएबिलिटी है उसको आपने जज करने की कोशिश किया था। और साथ ही आपने यह भी देखा था कि वह जो डेटा हमारा आ रहा है वह किस पॉइंट के आसपास क्लस्टर्ड है, किस पॉइंट के आसपास कंसंट्रेटेड है, या अगर हमारे पास दो डेटा सेट्स हैं और अगर हम दोनों डेटा सेट का अगर हम स्कैटर डायग्राम तैयार कर लेते हैं, तो उनके स्कैटर डायग्राम को देख करके हमको पता चल जाता है कि उनकी वेरिएबिलिटी कैसी है, राइट। तो उसी तरीके से हम यहाँ भी अपना बाईवेरिएट डेटा में भी हम स्कैटर प्लॉट निकालने की और या
स्कैटर प्लॉट को बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। और दोनों ऑब्जर्वेशन को, जो हमारे पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है, उनको हम एक ही ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, और जो भी हमारा उस तरह का हमारा जो भी डेटा आता है उसके द्वारा हमको उस डेटा के अंदर जो एक पॉसिबल संबंध होता है, जो कि हमारा पास किस तरह की संबंध उसमें डेटा में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। अब अगर दो वेरिएबल्स के बीच में जो हमारा डेटा आया है उसको अगर हम आपस में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए इसको कैसे प्लॉट करेंगे। आपने यहाँ पर आपने x और y एक्सिस बना ली, आपने यहाँ पर x पर वैल्यू ली x1, और y एक्सिस पे आपने देखा कि y की वैल्यू क्या आई थी, या आपकी वैल्यू आ गई y1, और उसी तरीके से आपने फिर देखा कि x2 की वैल्यू कहाँ पे आई थी और y2 की वैल्यू कहाँ पे आई थी, और इस तरीके से आपने देखिए ऐसे डेटा पॉइंट्स तैयार कर लिए। तो आपको देखिए ये जैसा देखिए ये एक तरीके का जो पॉइंट बने हुए हैं, ये हर एक पॉइंट जो हमारा है ये एक हमारा xi yi को इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो जब इसको आप x और y के बीच में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए आपको कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो हमारे सारे पॉइंट हैं ये हमारे ऊपर की ओर जा रहे हैं और ये आसपास एक बहुत ही आसपास हैं। और अगर हम आसपास कहे कि अगर हम इसमें से एक अगर हम लाइन बनाने की कोशिश करें, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सारे पॉइंट एक सीधी लाइन में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर ट्रेंड, राइट। और ये हमको इंडिकेट करता है कि हमारे x और y दो जो हमारे वेरिएबल हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमारी लीनियर है, राइट। और बिल्कुल ऐसे ही हम अगर ये अपने xi yi को प्लॉट करते हैं, और अगर हमको मान लीजिए कुछ यहाँ पे ऐसा डेटा मिलता है जहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो हमारी लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है, कुछ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आपका जो डेटा में ट्रेंड है वो कैसा है, ये तो कुछ नॉन लीनियर है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कि x और y के बीच में जो संबंध है वो हमारा नॉन लीनियर है। और जब भी हम अपने नॉन लीनियर की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और जब हम अपने यहाँ पे लीनियर ट्रेंड की बात करते हैं तो मुझे पता है कि यहाँ पे खाली एक ही तरह का संबंध हो सकता है, वो होगा लीनियर। लेकिन जैसे ही हम नॉन लीनियर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे बहुत तरह के शेप हो सकते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह का हो सकता है, या कुछ इस तरीके का हो सकता है, या इस तरीके का हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ओके। तो इसलिए जब भी हमारे पास डेटा आएगा हम उसका स्कैटर प्लॉट बनाएंगे, और स्कैटर प्लॉट से हमको उस x और y जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में संबंध किस तरीके का है, उसका नेचर और उसका ट्रेंड हमको कुछ दिखाई पड़ने लगेगा, और हमको आभास हो जाएगा कि यहाँ पे एटलीस्ट की जो उनका रिलेशनशिप है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। आपको मैं एक बात को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं कि अगर मैंने x और y के बीच में डेटा प्लॉट किया और अगर हमारे पास डेटा यहाँ से यहाँ तक का था तो हमारा कुछ ट्रेंड ऐसा आ गया, राइट। तो अब कोई आगे कह सकता है कि भाई इसके आगे तक का डेटा जैसे यहाँ से यहाँ तक तो हमारा लीनियर आ गया, लेकिन उसके बाद ही कुछ हमारा ऐसा हो गया, नॉन लीनियर हो गया। तो देखिए इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन हम उसके यहाँ पे बारे में बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो खाली जो डेटा हमारे पास आया है वो हमको क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है और क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है, हम तो सिर्फ उसको समझ रहे हैं। उस डेटा के आगे और उस डेटा के पीछे क्या हो रहा है इसके बारे में हम अपना कॉमन सेंस तो ले सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि जिस तरह की कंडीशन मैंने ये यहाँ पे आपको बना करके दिखाई है कुछ ऐसा होने वाला है, तो आपको अपने स्टैटिस्टिकल टूल को मॉडिफाई करना पड़ता है और आपको अपना कॉमन सेंस लगा करके ये देखना पड़ता है कि इस डेटा का ट्रेंड हमारा किस तरीके का आगे आने वाला है, राइट। ओके, देखिए अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि हमने जैसे यहाँ पे कई बार बात करी कि जो भी आपका एक बाईवेरिएट डेटा आता है तो उनके अगर उनके बीच में कोई संबंध है तो उसकी
उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक होती है उसमें कि उनके आपस में जो संबंध है वो किस तरीके का है, स्ट्रॉन्ग है कि कम है कि ज़्यादा है, किस तरीके का है, और उनके आपस में जो संबंध है उसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड का मतलब कि अगर हम कहें कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, अगर हम देखते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू को हम बढ़ाते जाते हैं तो y की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, तो इसको हम बोल देंगे कि x और y के बीच में इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और अगर हम देखते हैं कि अगर हम जैसे जैसे x की वैल्यू को हम बढ़ाते जा रहे हैं, y की वैल्यू कम होती जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं कि x और y की जो रिलेशनशिप है वह निगेटिव है या उसका ट्रेंड निगेटिव है, राइट। या उसको हम बोलते हैं कि उनके बीच की रिलेशनशिप निगेटिव है। ओके, अब उसके साथ में अब बात आती है कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या होती है। तो देखिए, इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे 4 फिगर बनाई हैं, फिगर 1, 2, 3 और 4। आप जरा से पहले इनको देख लीजिए कि इन फिगर्स में क्या खास बात है। आप अगर सबसे पहले फिगर 1 और 2 को देखिए, तो फिगर 1 में देखिए क्या है, ऐसा कुछ जो डेटा आ रहा है इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसमें क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और फिगर नंबर 2 में क्या है, जैसे जैसे x की वैल्यू हमारी आगे बढ़ती जा रही है, y की वैल्यू हमारी कम होती जा रही है, तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि x और y के बीच में जो संबंध है उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ओके, अब जरा से हम फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 4 की बात करते हैं। तो फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 4 में अब आप देखोगे कि फिगर नंबर 3 में इंक्रीजिंग ट्रेंड है और फिगर नंबर 4 में डिक्रीजिंग ट्रेंड है, मतलब कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू कम हो रही है। लेकिन अब हम जरा से आपसे कहते हैं, आप ये फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 इनको आपस में कंपेयर करिए और ज़रा से ये देखिए जहाँ पर मैंने दो जो लाइन बनाई है, एक लाइन, चलिए मैं इसका रंग बदल देता हूँ, मैं इसको लाल रंग में कर देता हूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, राइट। इस लाइन के चारों ओर, दोनों ओर रादर, जो आपके पॉइंट्स बने हुए हैं, उन पॉइंट्स की लोकेशन और इस लाइन की लोकेशन में कुछ आपको संबंध दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो फिगर नंबर 1 में ये जो सारे पॉइंट हैं ये हमारे लाइन के बहुत पास हैं, और फिगर नंबर 2 में ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये इस फिगर्स नंबर 1 के कंपैरिजन में एटलीस्ट दूर हैं, राइट। तो इसको हम बोल देते हैं कि फिगर नंबर 1 में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो है, जो हमारी एक्चुअली में लीनियर है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज़ हाई मतलब फिगर नंबर 3 के कंपैरिजन में, राइट। और अगर हम फिगर नंबर 3 की बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि फिगर नंबर ऑफ 3 में यहाँ पर जो भी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज लो, और हम कह सकते हैं इज लोअर देन इन फिगर नंबर 1। ओके, तो देखिए ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये हमारे लाइन के आसपास किस तरीके से लोकेटेड हैं, लाइन के पास हैं या लाइन से दूर हैं, इससे आपको डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के बारे में पता लग जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 में दोनों हमारी जो रिलेशनशिप हैं वो दोनों इंक्रीजिंग है, तो इनको हम कह सकते हैं कि फिगर नंबर 1 में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है और फिगर नंबर 3 में कह सकते हैं कि एक मॉडरेट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। अब जरा से हम फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 4 की बात करते हैं। तो चलिए देखिए, फिगर नंबर 2 में अगर आप ऐसी लाइन बनाने की कोशिश करें तो देखिए कुछ ऐसी बनेगी, और फिगर नंबर 4 में देखिए कुछ ऐसी बनेगी। अब देखिए ये जो आपको मैंने बात अभी फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 के लिए बताई है, उसी को आप अगर फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 4 में अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों केस में फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 4 में दोनों में डिक्रीजिंग ट्रेंड है, अर्थात कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू कम हो रही है।
और आप इन पॉइंट्स की लोकेशन अगर देखने की कोशिश करेंगे तो फिगर नंबर 2 में आप अगर देखिए तो देखिए सारे पॉइंट्स आपके इस लाइन के आसपास हैं, और फिगर नंबर 4 में ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये इस लाइन से दूर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 4 को कंपेयर करें तो फिगर नंबर 2 में जो डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप है वह फिगर नंबर 4 से ज़्यादा है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप इज़ हायर देन इन फिगर नंबर 4, राइट। तो देखिए ये आपको यहाँ से इस पिक्चर से, इस ग्राफिक से मैंने आपको कोई भी ग्राफ के अंदर हमारा ट्रेंड और डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप इसको बताने की कोशिश करी है। हाँ, जैसे मैंने आपको ये एक यहाँ पे लीनियर के बारे में बात करी, ऐसे ही आप नॉन लीनियर के बारे में भी सोच सकते हो, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हमारा हो जाएगा। लेकिन नॉन लीनियर को मैं आपको पहले से बता दूँ, उस कंडीशन को हैंडल करना लीनियर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कठिन होता है। और अभी ये हम चूँकि आपको ये सब छोटी छोटी बातें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे नॉन लीनियर संबंधों की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, अब देखिए एक मैंने यहाँ पे एक और बनाई हुई है फिगर नंबर 5। ज़रा सा इसको देखने की कोशिश करिए, इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। अब जो कुछ मैंने आपको बताया है आप उसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। आपको क्या लग रहा है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हो y की वैल्यू में क्या हो रहा है? कोई आपको ऐसा यहाँ पे ट्रेंड या कुछ डिग्री कुछ दिखाई पड़ रही है? यहाँ पे आप अगर देखोगे कि यहाँ पे कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसा कहीं से क्लियर नहीं हो रहा है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी कम हो रही है कि बढ़ रही है इत्यादि, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास हमको इस तरह के ग्राफिक को देख करके कोई भी क्लियर कट संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, हो सकता है कि कोई और अगर हमको डेटा देने की कोशिश करे तो कहीं ऐसा अगर कुछ अगर हो जाए कि ये आगे बढ़ गया है, लेकिन उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमको देखिए स्टैटिस्टिक्स में आपको मैंने बिल्कुल आरंभ में बताया था कि जो डेटा हमारे पास आता है हमको उस डेटा की बेसिस पर ही काम करना होता है, और हम अपनी ओर से कोई भी डेटा को ना ऐड कर सकते हैं ना हम उसको हटा सकते हैं, राइट। तो इसलिए अब हमको क्या करना है कि अपनी इस डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, डायरेक्शन और ट्रेंड जो भी कुछ है इसको हमको एक साइंटिफिक वे से स्टडी करनी। यहाँ तो मैंने आपको ग्राफिकली करके दिखा दिया। हो सकता है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 में इनके बीच में जो भी हमारे एक लीनियर रिलेशनशिप है इसको आप क्वांटिफाई करिए। अगर हम कहते हैं कि जो रिलेशनशिप आपकी 0 से 1 के बीच में लाई करती है तो आप कैसे कहोगे कि यहाँ पर 0.5 है कि 0.3 है कि 0.2 है? इसको कहना बहुत कठिन काम है। तो इसीलिए हम इसके लिए कुछ हम एक क्वांटिटेटिव अपना मेज़र भी डेवलप करना चाहेंगे, जहाँ पे इस तरह की जो हमारे कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, राइट। तो अब हमारे बाईवेरिएट डेटा की एनालिसिस करने के लिए हमारे पास 2 एस्पेक्ट हो गए, एक ग्राफिकल और एक क्वांटिटेटिव। अब हम देखिए आपको दिखाते हैं कि अगर हम मान लीजिए कोई स्कैटर डायग्राम भी आपको हम बनाना चाहते हैं। स्कैटर डायग्राम हमने यूनिवेरिएट के केस में आपको हाथ से बना करके दिखाया था, लेकिन अब मैं आपको उसी स्कैटर डायग्राम को आर में यहाँ भी बना के दिखाऊंगा। और मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं बना के दिखाया था कि स्कैटर डायग्राम को यूनिवेरिएट में और बाईवेरिएट में प्लॉट करने के लिए हमारा आर में कमांड एक ही होता है और उसको हम कहते हैं प्लॉट, PLOT। अगर आप यहाँ पे खाली अगर आपने पैरेंथेसिस में अगर आपने एक ही डेटा वेक्टर दिया x तो ये यूनिवेरिएट स्कैटर प्लॉट देगा, और अगर आपने यहाँ पे 2 वेरिएबल दिए तो ये आपको बाईवेरिएट प्लॉट देगा, राइट। तो चलिए हम एक आपको पहले यहाँ पे उदाहरण करके दिखाते हैं कि ये आपको यूनिवेरिएट स्कैटर डायग्राम कैसा दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 50 लोगों की मैंने हाइट को मेज़र कर लिया है, और इन हाइट को मैंने सेंटीमीटर्स में लिखा हुआ है, ये आपको मालूम होना चाहिए, राइट। और इस डेटा को मैंने इस एक हाइट के डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया है, ये देखिए, राइट। अब हम
अपने आर कंसोल में आ करके ये कमांड देते हैं प्लॉट हाइट। देखिए ये, तो देखिए यहाँ पर जो आपको एक्स एक्सिस पर ये आपको खाली इंडेक्स दिखा रहा है, अर्थात कि जो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 इत्यादि करके, और वाई एक्सिस पर जो उसकी हाइट की वैल्यूज़ आई हैं ये आपको प्लॉट कर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ऐसे आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं, राइट, ऐसे ऐसे देखिए बहुत सारी वैल्यूज़ आ गई हैं इत्यादि, राइट। तो देखिए ये तो आपका स्कैटर डायग्राम ही होगा जो मैं बहुत बार आपको ऐसे करके मैं तैयार करके मैं दिखा देता था। आपका स्कैटर डायग्राम है और इसमें से आप अगर अपनी वाई एक्सिस पर अगर वैल्यूज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको अगर दो डेटा सेट आए हैं और अगर दोनों डेटा सेट में कुछ एक सिग्निफिकेंट अंतर है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि किस डेटा का जो वेरिएशन है, वेरिएबिलिटी है, कम है कि ज़्यादा है, राइट। और यही देखिए हमारा जो कमांड होता है ये हमारा बाई वेरिएट के अंदर ही होता है, लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आपको यहाँ पे इसको जरा सा आर कंसोल में करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना ये जो डेटा है हाइट का, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, राइट। अब हम देखिए यहाँ पे करते हैं प्लॉट हाइट। देखिए ये आपको देखिए ग्राफ आ गया। अब आप अगर ध्यान देंगे देखिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं ये आपके हर एक डेटा पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं। और जब आप प्लॉट में आएंगे आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन भी होंगे, उसके थ्रू आप अपने इस प्लॉट कमांड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसमें से इसका रंग बदल सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर कैसे कैसे आपको वैल्यूज़ को चेंज करना है, टाइटल को चेंज करना है, ये सारे काम आप कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम अपने स्लाइड पर वापस आते हैं। अब हम यहाँ पे एक ऐसे प्लॉट की बात करते हैं जहाँ जो हमारे दो वेरिएबल्स के बीच में तैयार किया जाएगा और उनको हम बोलते हैं बाईवेरिएट प्लॉट्स। तो ये हम उसको सबसे पहले फर्स्ट हैंड विजुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे उस बाईवेरिएट डेटा सेट में किस तरह के संबंध हैं, वो लीनियर है कि नॉन लीनियर हैं, और उनके आपस में संबंध स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ये जो आपस में संबंध हो सकता है ये आपका लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, हमारा कमांड तो यही है प्लॉट, उसको हम एक उदाहरण के थ्रू हम अपने भिन्न भिन्न जो हमारे उदाहरण हैं हम उसको यहाँ पर आपको लेकर के दिखाते हैं और आपको ये बताते हैं कि उसको हम कैसे आर में प्लॉट करेंगे। तो देखिए इस तरह के बाईवेरिएट प्लॉट्स को तैयार करने के लिए हमारे पास आर में कमांड होता है प्लॉट, और प्लॉट और पैरेंथेसिस में हम हमारा जो भी डेटा वेक्टर है एक्स कॉमा वाई हम उसको यहाँ पे दे देते हैं, राइट। तो अगर हम, और साथ ही में हमारे पास एक और पैरामीटर होता है टाइप। तो टाइप हमारा यहाँ पे भिन्न भिन्न तरीके की वैल्यू लेता है। अगर हम ले लेंगे टाइप इक्वल टू पी तो यहाँ पे मुझको तो हमारे ग्राफ में खाली पॉइंट्स मिल जाएंगे, और अगर हम ले लेंगे एल तो मुझको ग्राफ में जो भी हमारे पॉइंट्स हैं वो आपस में एक लाइन के द्वारा जोड़ दिए जाएंगे। और अगर हमको पॉइंट और लाइन दोनों चाहिए तो हम कर देंगे बी, तो हमको पॉइंट और लाइन दोनों मिल जाएंगे। और उसी तरीके से अगर हमको खाली लाइन का ही पार्ट हमको चाहिए, जो मतलब कि ये जो हमारा था बी, यहाँ से हम लाइन का पार्ट को काट दें तो हमको यहाँ पे यूज़ करना होगा कमांड सी। और ऐसी अगर हम कर दें कमांड को यूज़ कर लेंगे टाइप इक्वल टू ओ, तो हमको पॉइंट और लाइन एक के ऊपर ओवर प्लॉट होकर के मिल जाएगी। और अगर हम यहाँ पे टाइप यूज़ कर लेंगे एस तो हमको जैसे स्टेयर स्टेप्स टाइप का ग्राफ मिल जाएगा, जैसे आपकी सीढ़ी होती है उस तरीके का। और अगर हम यहाँ पे टाइप यूज़ कर लेंगे एच तो हमको यहाँ पर एक हिस्टोग्राम टाइप के हाई डेंसिटी वर्टिकल लाइंस मिल जाएंगी, राइट। तो अब हम देखिए यहाँ पे आपको एक हम छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं, और उस उदाहरण के थ्रू हम इन आपको जो हमारे भिन्न भिन्न तरीके के कर्व होते हैं उनको हम यहाँ पर तैयार करके दिखाते हैं, राइट। उसके साथ में लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं, जैसे कि आप अगर मान लीजिए आप अपने ग्राफ में कोई एक टाइटल देना चाहते हैं तो आप एक पैरामीटर हमारा होता है मेन, आप उसको यूज़ कर लीजिए तो हमारे पूरे प्लॉट का टाइटल दे देगा। अगर आप कमांड यूज़ कर लेंगे सब ए तो हमको आपके प्लॉट का जो सब टाइटल है उसको दे देगा।
आप ऐसे ही आप यूज़ कर लेंगे एक्स लैब ए, तो वो आपको जो एक्स एक्सिस पर आपको क्या टाइटल देना है वो आपको दे देगा। ऐसे ही आप अगर यूज़ कर लेंगे वाई लैब ए, तो आपको वाई एक्सिस पे क्या टाइटल देना है उसको दे देगा। ऐसे ही आपका होता है कमांड ASPTHE, तो ये आपका जो आस्पेक्ट रेशियो होता है ये उसको कंट्रोल कर लेगा। तो उस तरह के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार आर्क की जो हेल्प होती है वहाँ पे जा कर के प्लॉट के बारे में पढ़ने की कोशिश करिए। राइट, अब हमने देखिए यहाँ पर क्या किया है, हमारे पास सपोज़ कि 20 स्टूडेंट हैं और उन्होंने कोई इम्तहान दिया है और उनके 500 में से नंबर आए हैं। राइट, और साथ में हमने उनके नंबरों के साथ में उन स्टूडेंट से यह पूछा कि वो हर हफ्ते कितनी पढ़ाई करते थे, कि हाउ मेनी आवर्स दे हैव स्टडीड इन अ वीक। राइट, अब हमको ये देखिए अपने एक्सपीरियंस से पता है कि जैसे जैसे स्टूडेंट के जो नंबर ऑफ़ आवर्स ऑफ स्टडी हैं, मतलब कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो उनके अच्छे नंबर आते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ते जाएंगे, स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। तो देखिए ये इनका हमारे पास पेयर्ड डेटा है कि जिस स्टूडेंट ने हमारा 23 घंटे हर हफ्ते पढ़ा है उसके नंबर आए हैं 337। उसी तरह से जिस स्टूडेंट ने 25 घंटे पढ़ा है उसके पास नंबर आए हैं 316। उसी तरीके जिस स्टूडेंट ने हमारा 26 घंटे पढ़ा है उसके हमारे नंबर आए हैं 327। और इसी तरह से करके हमारे पास ये देखिए डेटा पूरा आ गया। राइट, तो इस डेटा को मैंने ये जो इसका है ना आपके जो नंबर का डेटा मैंने मार्क्स में और जो नंबर ऑफ़ आवर्स पर वीक हैं उनको मैंने आवर्स के अंदर स्टोर कर लिया है। राइट, डेटा वेक्टर के अंदर। ओके, अब हम इसको देखिए यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इसमें से सिंपली करेंगे प्लॉट एक्स वाई, तो आपका यहाँ पे एक्स क्या हो गया आवर्स और वाई आपका क्या हो गया मार्क्स। तो जैसे ही आपने किया यहाँ पे प्लॉट आवर्स मार्क, तो देखिए आपको कुछ इस तरह का ग्राफिक मिल जाएगा जो यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने। और इसमें से देखिए ये इसके सारे पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स हैं। राइट, तो ये आपको देखिए दिखा रहा है कि इसमें सॉर्ट ऑफ एक नहीं कुछ इंक्रीजिंग ट्रेंड टाइप का है। राइट, अब हम लेकिन एक काम करते हैं, इसको ट्रेंड के बारे में बात करने की जगह हम इसमें इसी डेटा पर हम अपने भिन्न भिन्न प्लॉट को तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट लिया है पॉइंट प्लॉट। राइट, अब अगर हम इसमें से अपना कर दें यहाँ पे टाइप कर दें, हम टाइप इक्वल टू से कर दें यहाँ पे एल, तो यहाँ पे इस एल का क्या बोलता है लाइन्स। तो ये देखिए सारे पॉइंट्स आपस में देखिए ये ज्वाइन करते हुए आपको मिल जाएंगे, तो आपको कुछ ऐसा कर्व मिल जाएगा। राइट, और देखिए यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट एक्स एक्सिस पर आ रहा है आवर्स और वाई एक्सिस पर आ रहा है मार्क्स, जो आपके वेरिएबल्स के नाम हैं। और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे टाइप कर देंगे बी, राइट, तो आपका क्या हो जाएगा लाइन और पॉइंट दोनों मिल जाएंगे। तो आप अगर देखिए यहाँ पे आपको ये मिल गया लाइन या आपको मिल गया पॉइंट, लाइन पॉइंट इत्यादि करके। ओके, अब अगर इसी में से आप अगर इसमें से खाली आप लाइन चाहते हैं कि पॉइंट को हटा दिया जाए, अर्थात इसी ग्राफ में से आप इन पॉइंट को हटाना चाहते हैं, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, देखिए इस तरीके खाली आपको लाइंस मिल गई, पॉइंट्स यहाँ से हट गए। राइट, तो यहाँ पे आपने कमांड यूज़ कर लिया टाइप इक्वल टू सी। और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे यूज़ कर लेंगे प्लॉट प्लॉट कमांड में टाइप इज इक्वल टू ओ, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ओवर प्लॉटेड, मतलब कि ये जो देखिए आप ये आपके पॉइंट हैं और लाइन इनके ऊपर से निकल रही है। राइट, तो ये आपको ओवर प्लॉटेड ग्राफ मिल गया। और उसी तरीके से आप अगर मान लीजिए यहाँ पे हिस्टोग्राम की बात करेंगे, एच यहाँ पे दे देंगे आप टाइप इक्वल टू दे देंगे, आप अगर दे देंगे एच, तो आपको देखिए हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ को ग्राफ ने क्या किया, उनको नीचे की ओर जैसे हम हिस्टोग्राम बनाते हैं उस तरीके से लाइन खींच दी। तो ये हमारे हाई डेंसिटी वर्टिकल लाइन्स हैं, या इसको हम हिस्टोग्राम टाइप ग्राफ भी कहते हैं। राइट, तो आपने देखा कि इन टाइप को इस्तेमाल करते हुए हमें अब यहाँ पे अपने अलग अलग काम को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। राइट, और इसी में अगर आपको स्टेट टाइप का अगर आपको बनाना है, तो देखिए यहाँ पे आपने दे दिया, यहाँ पे टाइप इक्वल टू कर दिया एस, देखिए हर एक पॉइंट आपका सीढ़ीनुमा तरीके से जुड़ गया। अब देखिए किस कंडीशन में आपको कौन सा ग्राफ इस्तेमाल करना है, ये तो देखिए आपको निकालना पड़ेगा। राइट, लेकिन हमें काम करते हैं, चलिए सबसे पहले हम इस डेटा को आपको आर कंसोल में करके दिखाते हैं, और ये जो हमारे भिन्न भिन्न तरीके के प्लॉट्स आए हैं इनको हम आपको सामने निकाल करके दिखाते हैं। राइट, तो चलिए हम अपनी
स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर मैंने आपका ये जो डेटा था मार्क्स, ये आपका आ गया, आवर्स आपका आ गया ऐसे, राइट। अब आप यहाँ पे, हम यहाँ पे इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, राइट। हम इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दें सो दैट कि आपको प्लॉट बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। आपने क्या कर दिया यहाँ पे, प्लॉट आपके कौन कौन से डेटा थे, पहले देखिए हम आपको एक और से करके सारे प्लॉट देखिए दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं प्लॉट जो हम करेंगे, यहाँ पे कर देंगे आवर्स और मार्क्स, और बाद में हम इसमें पॉइंट को भी ऐड करेंगे। तो जैसे मैंने ये कमांड यहाँ पे लिया, देखिए कितना आ गया, प्लॉट आवर्स एंड मार्क्स, राइट। तो देखिए ये आपका डेटा आ गया। अब इसी में आप अगर कर दोगे ना यहाँ पे टाइप इक्वल टू पॉइंट पी, तो देखिएगा आपको कोई ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? ये इसका डिफ़ॉल्ट होता है एक्चुअली में, ये आपका डिफ़ॉल्ट है कि अगर आप अपना अगर आप कोई भी अगर आप प्लॉट कमांड डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये ऐसे ही मिलेगा। देखिए मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो दैट कि आपको ये साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे। और अब देखिए आप इस तरह के सारे कमांड आप अपने आप से आर में कर सकते हो, राइट। अब हम इसमें से देखिए इसी ग्राफ में हम इसका टाइप चेंज करते जाते हैं। पहले मैंने कर दिया यहाँ पे लाइन, तो देखिए आपको देखिए ग्राफ यहाँ पर मिल गया, राइट। फिर मैंने इसको कर दिया मैंने बोथ, तो देखिए आपको दोनों मिल गए यहाँ पे। और फिर मैंने इसको कर दिया सी, तो खाली इसमें देखिए आपको फिर लाइन का पार्ट मिल गया, पॉइंट जो आपके वहाँ से हट गए। फिर हमने इसको कर दिया, टाइप कर दिया ओ, ओवर प्लॉटेड, तो आप देखेंगे कि लाइन और पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवर प्लॉट हो गए। और फिर हमने इसमें कर दिया टाइप इक्वल टू कर दिया एस, अर्थात स्टेयर केस, तो देखिए आपको ऐसा सीढ़ी टाइप का कर्व मिल जाएगा। और इसी में अगर आपने टाइप को कर दिया एच, तो देखिए आपको एक वर्टिकल लाइंस मिल जाएंगी, हाइट फ्रीक्वेंसिटी लाइन, इस तरह का आपको देखिए कर्व आराम से मिल जाएगा, राइट। तो अब हम इसी में काम करते हैं। इन्हीं ग्राफ्स में ज़रा सा हम अपना कुछ और भी ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप अगर देखेंगे मैंने यहाँ पे क्या करने की कोशिश करी है, मैंने यहाँ पे जो आपका कमांड था प्लॉट आवर्स मार्क्स, उसको ऐसे ही रखा। और मैं यहाँ पे जो एक मैंने कमांड यूज़ किया एक्स लैब इक्वल टू नंबर ऑफ़ वीकली आवर्स, तो ये क्या करेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस पर ये मुझको टाइप करके दे देगा कि नंबर ऑफ़ वीकली आवर्स, तो देखिए ये यहाँ से आ गया। और वाई लैब पर अर्थात वाई एक्सिस पे हम टाइप करना चाहते थे मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो मैंने यहाँ पे कमांड यूज़ कर लिया वाई लैब इज इक्वल टू डबल कोट्स में कर दिया मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो देखिए आपको यहाँ पर वाई एक्सिस पर ये प्रिंट होकर के आ गया। उसी तरीके से हम ये जो हमारा मेन चार्ट का टाइटल था, इसको हम लिखना चाहते थे मार्क्स ऑब्टेन वर्सेस नंबर ऑफ आवर्स पर वीक, तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया मेन इक्वल टू और डबल कोट्स मैंने लिख दिया मार्क्स ऑब्टेन वर्सेस नंबर ऑफ आवर्स पर वीक। आपको जो भी लिखना हो आप यहाँ पर लिख सकते हो, और जब आप ऐसा करोगे तो देखिएगा आपको ऐसा कर्व मिल जाएगा। और यही काम देखिए मैं आपको ज़रा सा आर कंसोल में भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये आपका देखिए ग्राफ आ गया, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो ग्राफ के पैरामीटर्स होते हैं उनको आपको कंट्रोल करना बहुत ही आसान काम है और ये बहुत कठिन नहीं होता है। आप जब एक बार प्लॉट कमांड के हेल्प मेन्यू में जाएंगे और वहाँ से आप अपने हेल्प को देखने की कोशिश करेंगे, देन आपको यहाँ से ये मालूम पड़ जाएगा। ओके, तो अब हम देखिए इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं और मैंने आपको एक बाईवेरिएट डेटा में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसमें से हम प्लॉट कैसे बनाते हैं, एक सिंपल कमांड के बारे में आज बताया। और बाईवेरिएट रिलेशनशिप क्या होती है, उसके हमारे क्या क्या फीचर्स होते हैं, हम उसमें से क्या क्या स्टडी करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको बताया। अब ज़रा सा आप सोचिए कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसी इंसिडेंट है या कोई ऐसा डेटा सेट है जहाँ पे आपको लगता है कि दो वेरिएबल्स आपस में संबंधित हैं, और अगर आपको ये देख करके लग रहा है कि हाँ कई सारे वेरिएबल्स हैं जो आपस में संबंधित हैं, क्या आप उनकी जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है क्या आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं? आपके पास कोई
फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग से सोच करके तो ये तो कर ही सकते हैं कि यहाँ पे हमारा संबंध बहुत ही स्ट्रांग है और यहाँ पे हमारा संबंध थोड़ा सा कमज़ोर है, राइट। तो आप इनके बारे में जैसा सोचिए कि ये बाईवेरिएट संबंध क्या होते हैं, बाईवेरिएट रिलेशनशिप क्या होती है, बाईवेरिएट डेटा क्या होता है, और उसमें से ही मैंने ये, और कोई भी आप अगर चाहें तो एक अपने हाथ से डेटा सेट लेकर के, या कोई भी आपके पास किताब हो वहाँ से कोई भी छोटा सा डेटा सेट लेकर के इन सारे ग्राफ्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सारे टूल्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और उतनी अच्छे समझ में आएंगे जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और मैं आपको मिलने अगले टर्न पर, अगले लेक्चर में ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।